Hello students, let's start second chapter of your Indian economic development book, Indian economy 1950 to 1990. In this chapter we will be learning about conditions of Indian economy between 1950 and 1990. Let's first understand what is an economic system. Economic system refers to a system which solves the central problem of an economy. अपन ने central problems पढ़ी थी economics की, क्या क्या थी? What to produce, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो सिस्टम है वो इकोनॉमिक सिस्टम है। द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। अपन ने रीजन भी पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों होती है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस की वजह से। रिसोर्सेस लिमिटेड थे और जो यूजर के वांट्स थे वो अनलिमिटेड थे, तो उस वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। तो उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो इकोनॉमिक सिस्टम देता है। क्या क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट टू प्रोड्यूस, to decide what type of and quantity of goods, how to produce क्या था, choose the technique of production, labor intensive और capital intensive, और for whom to produce वो क्या था, how distribution of goods would take place। क्लियर है? ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट था। The solution of the above problems depend upon the type of economic system the country follows। तीन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है, पहला है मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? Production owned and controlled by private sectors and those goods are produced that are in demand। मतलब प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन करती है और सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करती है जो डिमांड में हो। दूसरा था सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट गुड प्रोड्यूस करती है और क्या प्रोड्यूस करना है वो सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। किस हिसाब से डिसाइड करती है? सोसाइटी को क्या चाहिए, मतलब पूरी इकोनॉमी को क्या चाहिए उस हिसाब से। और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी, द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द थ्री क्वेश्चंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम अंडर विच अ सेट ऑफ टारगेट्स इज डिफाइंड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ कंट्री। These targets are to be achieved within a specified period of time, taking the resources of the country in the consideration. Economic planning is based upon the principle of mixed economy and cover both economic and social areas of planning. Economic planning क्या होती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टारगेट्स डिसाइड करती है कि उनको इतने टाइम के अंदर इतने टारगेट्स पूरे करना है। उन टारगेट्स को पूरा करना जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनकी हेल्प से, उसकी प्लानिंग वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग किसके ऊपर बेस्ड है? मिक्स्ड इकोनॉमी के, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों हेल्प करते हैं एंड इट कवर्स बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल एरियाज ऑफ प्लानिंग। क्लियर है? इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है प्लानिंग कमीशन के हिसाब से? मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। मतलब नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से रिसोर्सेस का यूज करना अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग है। समझ में आ गया? गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया क्या है? प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटेड एज अ 5-year एक्सरसाइज टू अचीव अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल प्लानिंग वाज वेस्टेड विद द प्लानिंग कमीशन व्हिच इज सेट अप इन मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में सेटअप हुआ था और वो की सेम से सेटअप हुआ था। ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए अलग अलग 5-5 साल के ग्रुप बनाए थे और उस हिसाब से प्लानिंग होती थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव। दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं हर 5-year प्लान के, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइम के। शॉर्ट टाइप के होते हैं आर प्लान स्पेसिफिक एंड ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स। दिस वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान, दिस आर सेट इन अकॉर्डेंस विद लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव। जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सब प्लान से प्लान वेरी करते हैं, मतलब जब जो प्लान चल रहा होगा उस हिसाब से उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स प्लान स्पेसिफिक होते हैं। और किसके अकॉर्डेंस चलते हैं? लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव के। मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव चल रहा होगा जिसके अंदर छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव चल रहे होंगे। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव आर कॉमन टू ऑल 5-year प्लान्स एंड देयर आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। मतलब ये जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे अपन वो सब हर 5-year प्लान का पार्ट है और इन लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव कौन कौन से पढ़ेंगे अपन? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी और फुल एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले ग्रोथ और इंक्रीज इन जीडीपी देखते हैं। इट वाज बिकॉज ऑफ बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी
on the eve of independence that Indian economic plan has to focus on economic growth as its primary objective. ग्रोथ को और जीडीपी बढ़ाने को सबसे मेन ऑब्जेक्टिव माना गया, क्योंकि अभी लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी की हालत खराब थी। तो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशंस को अच्छी करने के लिए, सुधारने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ, मतलब इंक्रीज इन जीडीपी। ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। ग्रोथ क्या होता है? कंट्री की कैपेसिटी बढ़ाना ताकि वो जितने भी गुड्स और सर्विस है वो सब खुद की कंट्री में ही प्रोड्यूस कर पाए, मतलब अपन को आउटसोर्सिंग नहीं करना पड़े, तो वो ग्रोथ इंडिकेट करेगी। मतलब अगर एक कंट्री अगर इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रही है, वो खुद ही गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ बढ़ेगा। द जीडीपी ऑफ ए कंट्री is derived from the different sectors of the economy, namely the agriculture sector, industrial sector, service sector। तीन मेन सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, जिसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी भी बोलते हैं। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर मेक्स अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। तीनों इकोनॉमी के स्ट्रक्चर बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडर्नाइजेशन। इंडिया वाज नॉट एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो नॉट एबल टू कम्पीट द इंटरनेशनल ब्रांड्स। मतलब ना ही वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर पा रही थी, ना ही दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड से कम्पीट कर पा रही थी। मतलब जो भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा था, नहीं उसको कॉम्पिटिशन दे पा रही थी। Therefore, modernization was required to increase the use of capital and machinery, change in stock outlook and cultural life of people। इसलिए मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनको कैपिटल गुड्स और मशीनरी को बढ़ाना था ताकि वो प्रोडक्शन खुद के कंट्री में ही कर पाए। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, उसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो जब नई टेक्नोलॉजीज अपना रहे थे तो उसकी वजह से प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज का बढ़ रहा था, उसी को मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। इट रिफर टू दोज इंस्टीट्यूशंस चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच मेक एन इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न। मतलब ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव बना रहे थे और मॉडर्न बना रहे थे। द मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस, इन बैंक्स, फैक्ट्रीज, स्कूल एक्सेट्रा, एंड सच सोसाइटी इन मोस्ट ओकेशन इज ऑल्सो प्रॉस्पेरस। मतलब मॉडर्नाइजेशन में और क्या हो रहा था? वुमेन्स की भी हेल्प ले रहे थे, मतलब वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल रहा था बैंक्स में, फैक्ट्रीज में, स्कूल में, तो वो भी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। क्लियर है? सेल्फ रिलायंस क्या है? सेल्फ रिलायंस मीन्स नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल हेल्प। दिस इज अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव which target the non-interference by the foreign countries in the area of food supplies, capital investment and debts। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है? दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना, खुद ही काम कर लेना, मतलब दूसरों की हेल्प के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, उसको सेल्फ रिलायंस होना बोलते हैं। तो सेल्फ रिलायंस भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। और सेल्फ रिलायंस होने का मेन एम क्या था? कि जो फॉरेन कंट्रीज है उनसे कम इंपोर्ट करना, मतलब खुद ही फूड सप्लाईज पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डेट्स पे डिपेंड होना। A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using the imported from the other nations। दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो खुद के रिसोर्सेज यूज करे या फिर इंपोर्ट करे। लेकिन सेल्फ रिलायंस मतलब इंपोर्ट वाला पार्ट खत्म करना, खुद के रिसोर्सेज को यूज करके इकोनॉमी की ग्रोथ करना और मॉडर्नाइजेशन करना। द फर्स्ट 7 plans have given importance to self reliance, which means avoiding imports of those goods which could be produced in India itself। मतलब पहले जो 7 5-year plans थे वो सब सेल्फ रिलायंस को इम्पोर्टेंस दे देते, मतलब वो गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट कम करते थे और इंडिया में ही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते थे। क्लियर है? इक्विटी along with growth and modernization, it is also important to ensure that economic development shared by all citizens to promote social justice। मतलब जितना भी ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो हर सिटीजन के बीच में बराबर बंटना चाहिए। इट कैन बी डन बाय इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड रिड्यूसिंग इनकम एंड रीजनल इनइक्वालिटीज टू प्रमोट सोशल जस्टिस। मतलब जो वीकर सेक्शंस है उन सबको बढ़ावा देना ताकि क्या इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी कम हो जाए। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी reduced।
मतलब हर इंडियन को अच्छा खाना, रहने लायक घर और अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। इक्विटी समझ में आ गया। अब फुल एम्प्लॉयमेंट देखते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या है? इट इज अ सिचुएशन वेयर एवरीवन हु इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट इज वर्किंग, दैट इज एंगेज इन सम जॉब एक्टिविटी विच ब्रिंग्स हिम इनकम। मतलब हर वो पर्सन जो काबिल है और जिसकी इच्छा है वर्क करने की, उन सबको वर्क मिलना, वो फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो वो लोग कोई ना कोई जॉब एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए ताकि वो इनकम कमा सके। इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी हायर रेट ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्किंग एज ग्रुप इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब जो वर्किंग एज ग्रुप होता है, उस एज ग्रुप के लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा और पॉवर्टी भी खत्म हो जाएगी क्योंकि वो इनकम कमा रहे होंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉमन गोल ऑफ 5-year plans एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट और वो डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होता है। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए 5-year प्लान के। हर 5 साल में एक बार वोटिंग होती है, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती है, वो 5-year प्लान ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।